चाचा चौधरी और बजट का टैक्स। शहर के बाहर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर एक कार दौड़ी जा रही है। यह कार व्यापारी लाबक्श की है। अगर सारा काम ठीक से हो गया तो 2 दिनों में लाखों की कमाई हो जाएगी। ओह, आगे सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है। सेठ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। डाकुओं के सरदार गोबर सिंह, मैं तुमसे ही मिलने आया था। खूब, मेरे साथी लोगों को पकड़कर लाते हैं, तब कोई नहीं आता। अपने आप कौन आता है? गोबर, आज तक तुमने बड़ी से बड़ी डकैती में कितना पैसा लूटा होगा? 70,000 एक अमीर आदमी के बेटे को अगवा करने पर मिले थे। मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा, वह भी 2 दिन में। कमाल है। ये सुनकर गोबर सिंह पेड़ से नीचे कूद पड़ता है। क्या कहा? दोबारा कहना। 2 दिन में राज्य का बजट पेश होने वाला है। अगर हमें ये पता चल जाए कि किन वस्तुओं पर टैक्स लगने वाला है तो हम वह बड़ी मात्रा में खरीद कर रख लेंगे। 2 दिन बाद उन्हें बेच देंगे। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि किन चीजों पर टैक्स लगने वाला है? इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दोनों गाड़ी में सवार होकर चल देते हैं। गोबर, ये बात तुम्हें राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर से पता करनी होगी। मैं समझ गया सेठ। इस सौदे में 1/4 पैसा मैं लगाऊंगा और 3 हिस्से तुम। मगर मुनाफा आधा आधा बटेगा, क्योंकि मिनिस्टर से मुनाफे वाली चीजों की लिस्ट तुम लेकर आओगे। गाड़ी रुकती है। वह रहा फाइनेंस मिनिस्टर का घर। फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे बजट की कॉपी चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? तभी वहां फाइनेंस मिनिस्टर की बच्ची आती है। पापा, चलो, घूमने का टाइम हो गया। अगर तुमने मुझे टैक्स वाली चीजों की लिस्ट ना दी तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। मगर बजट की कॉपी मेरे पास नहीं है। वह मैंने परामर्श के लिए चाचा चौधरी को दी है। वह गरीब जनता का हितैषी है। मैं अक्सर उसकी राय लेता हूँ। कहीं यह कोई चाल तो नहीं? विश्वास करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को साथ लिए जाता हूँ। अगर पुलिस को खबर की तो इसे जिंदा नहीं पाओगे। पापा, पापा। चलो चाचा चौधरी के घर। इधर चाचा चौधरी के घर पर। सवेरे से किन कागजों में उलझे हुए हो? भाग्यवान, राज्य का बजट देख रहा हूँ। तुम्हारे अपने घर का बजट तो बिगड़ा रहता है, राज्य का क्या सुधारोगे? चाची! अरे भगवान, यह गंभीर काम है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। चाची घर से बाहर चल देती है। तब तक पड़ोस में जाकर हल्दी ले आऊं। इधर व्यापारी लाभक्ष और डाकू गोबर सिंह। लो, आ गए हम चौधरी के घर पर। मैं बाहर इंतजार करूंगा। चाचा चौधरी और डाकू गोबर सिंह। चौधरी, मुझे उन चीजों की लिस्ट चाहिए जिन पर टैक्स लगना है। तुम्हें कैसे पता चला कि बजट मेरे पास है? यह गुप्त रखा जाता है। इसे पहचानते हो? अंकल! चौधरी, अगर तुमने टैक्स लगने वाली चीजों की लिस्ट 1 मिनट में ना दी तो मैं मिनिस्टर की बेटी को गोली मार दूंगा। चाचा चौधरी लिस्ट गोबर सिंह को थमा देते हैं। यह रही लिस्ट। बड़े चालाक बनते थे, कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले। बस गोबर, अब मुनाफा ही मुनाफा है। इस लिस्ट की चीजों का हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खरीद लेंगे। 2 दिन बाद गोदाम लाभक्ष। लाला, असेंबली में बजट घोषित हो गया।
बस अब हम स्टॉक को बेचना शुरू करते हैं। समझ लो हम दोनों करोड़पति हो गए। हेलो जाप जाप कंपनी, हमारे पास मिट्टी के तेल का बड़ा भंडार है, खरीदोगे? सेठ लाबक्स, उस तेल से तुम नहाओ। बजट में मिट्टी के तेल पर टैक्स कम कर दिया गया है। मिनिस्टर का विचार था कि यह गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीज है। हेलो ठन ठन कंपनी, हमारे पास सैकड़ों क्विंटल चीनी है, खरीदोगे? मार्केट में चीनी सस्ती बिक रही है। मिनिस्टर का ख्याल था कि लोग चीनी खाकर आपस में मीठा बोलेंगे, इससे दंगे फसाद कम होंगे। और फिर बर्बाद हो गए। चाचा चौधरी, ये उस गीदड़ चाचा चौधरी की करतूत है। उसने जानबूझकर मुझे उन चीजों की लिस्ट दी जिन पर टैक्स कम होना था। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मतलब पंगा। इधर साबू, उल्फत भाई, क्या यह भारी ड्रम ऊपर चढ़ाना है? ये काम मैं कर देता हूँ। साबू पहाड़ी के उस तरफ एक फैक्ट्री है, ये ड्रम वहाँ पहुँचाना है। एक बार यह ऊपर पहुँच गया तो दूसरी तरफ यह अपने आप लुढ़क जाएगा। दूसरी तरफ, चौधरी, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। गोबर कुछ देर ठहरो। नहीं, वरना तुम फिर चकमा दे जाओगे। इधर साबू का धकेला हुआ ड्रम पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे आता है और गोबर उसे देखकर चौंक जाता है। हाय, गोबर सिंह आगे आगे और ड्रम पीछे पीछे। बचाओ! ड्रम गोबर सिंह को ठोकता हुआ फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। आओ! लो, तुम्हारा भारी ड्रम फैक्ट्री में पहुँच गया। तो लंबू, यह तुम थे जिसकी वजह से वह भारी ड्रम मेरी कमर तोड़ता हुआ मेरे ऊपर से निकल गया। मैं तुम्हें देख लूंगा। धमाका सिंह चले आ रहे हैं हजामत करा के। धमाका सिंह, ये वक्त मजाक का नहीं, बदला लेने का है। क्या हुआ? साबू ने मेरे काम में दखल दिया। उसकी जीवन यात्रा खत्म कर दो। मगर वह इतना लंबा चौड़ा पहाड़ सा आदमी है। गोबर तो गोबर ही रहा, ताकतवर शरीर की जगह अब हथियार ने ले ली है। छोटी कुल्हाड़ी विशाल बरगद के पेड़ को धराशायी कर देती है। लो, फॉरेन स्मगल्ड ऑटोमेटिक स्टेन गन। यह एक बार में 120 गोली फायर करती है। इतनी गोलियां जिसको लगेंगी वह दूसरी सांस नहीं ले सकता, चाहे वह साबू ही क्यों ना हो। गोबर सिंह स्टेन गन लेकर चल देता है। ठीक है, पहले मैं पहाड़ को गिराता हूँ, फिर उसके साथी चूहे को मारना मुश्किल नहीं। इधर चाचा चौधरी, मिंटू यह पटाखा लिए कहाँ घूम रहे हो? चाचा जी, माचिस की तलाश में हूँ ताकि इसे चलाया जाए। यह रही माचिस। एक बात और, यह पटाखा कुछ ज्यादा धमाकेदार है, यहाँ चलाएंगे तो खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। तो चलो खुले मैदान में चलते हैं। इधर साबू, साबू तुम्हारे लिए स्पेशल छपवा कर किस्से कहानियों की किताब लाया हूँ। करीम साहब, आपने यह तकलीफ क्यों की? तुमने एक बार मेरे प्रेस को आग लगने से बचाया था, इसे स्वीकार करो। साबू किताब को खोलता है। वाह, इस किताब में दुनिया भर के देशों की मनोरंजक लोक कथाएं हैं। इन्हें पढ़कर तुम अपना खाली समय काट सकते हो। इधर गोबर सिंह, मिल गया लंबू, पढ़ ले अपनी जिंदगी की आखिरी लाइन। पटाखा चलाने के लिए ये जगह उपयुक्त है। चाचा चौधरी पटाखा जलाकर झाड़ियों के पीछे उछाल देते हैं, जहां गोबर सिंह खड़ा होता है।
और पटाखा एक जोरदार आवाज के साथ फट पड़ता है। देखो तुम्हारे धमाके से क्या नजारा बंधा है। हाय चाचा चौधरी और चतुर बवीरा। एक दिन एक प्रयोगशाला में। मिस बबीरा, आज का परीक्षण हो रहा है। मिस दीप्ति, मैंने केमिकल्स के मिश्रण से नया लोशन खोज निकाला है। कहीं यह भी तुम्हारी कोई नई शरारत तो नहीं? मुझे कॉलेज के वो दिन याद है जब तुम केमिस्ट्री में जीनियस मानी जाती थी। तुम्हारा प्यार एक हैंडसम सहपाठी संजय से हो गया था। तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची थी जब तुम्हारे प्रेमी ने दूसरी लड़की प्रिया से शादी कर ली थी। उपहार में तुमने अपना आविष्कार किया हुआ सुगंधित पाउडर नव दंपत्ति को दिया था। वह पाउडर छिड़कने पर पति पत्नी ने सारी रात खुजाते खुजाते काटी। तुम्हें सब याद है? दीप्ति, तुम फिर से जवान बनना चाहती थी ना? हाँ, मगर यह संभव नहीं। संभव है। मेरा बनाया हुआ ये लोशन तुम्हारे सफेद बालों को काला कर देगा और तुम 30 साल कम की लगने लगोगी। रुई पर यह लोशन डालकर देती हूँ, अपनी सफेद भौहों पर लगाओ। मैंने लोशन भौहों पर लगा लिया है। अब शीशा देखो। अद्भुत, मेरी भौहें काली हो गई। क्या इसी तरह मेरे बाल भी काले हो सकते हैं? जल्दी में निर्णय ना लो, जरा लोशन को सूखने दो। और लोशन के सूखते ही ओह, मेरी भौहें चेहरे से अलग हो गई। हो, यही इस लोशन का कमाल है। पहले यह खिजाब का काम करता है, फिर सूखने पर बाल सफा तेल का। निर्दयी बबीरा, तुमने मेरे साथ इतना शरारत भरा मजाक क्यों किया? दूसरों को सताने में मुझे आनंद आता है। कमाल है। तुम यह मजाक चाचा चौधरी, जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, के साथ करके दिखाओ तो जानो। उसका पता दो। मिस बवीरा ने चाचा चौधरी का पता लिया। ड्राइवर चलो। जैसे दीप्ति ने कहा, अगर वह आदमी सचमुच तीक्ष्ण बुद्धि वाला है तो उसे हराने में मुझे और भी लुत्फ आएगा। चाचा चौधरी का घर। वह तो कहती थी कि चाचा चौधरी छोटे कद का है। मैं वह नहीं जो तुम समझ रही हो। चाचा चौधरी अंदर है। सचमुच यहाँ रहने वाले अद्भुत प्राणी लगते हैं। घर के अंदर। तुम चौधरी हो ना? मैं तुम्हें अपने आविष्कार का फायदा पहुँचाने आई हूँ। तुम फिर से जवान बन जाओगे। क्या तुमने कोई ऐसी प्रक्रिया निकाली है जिससे मेरे बीते साल वापस लौट आएंगे? नहीं, यह लोशन लगाने से तुम्हारी सफेद मूछें काली हो जाएंगी। यह काम 2.5 रुपए वाली खिजाब की शीशी कर सकती है। मगर मेरा लोशन उम्र भर के लिए तुम्हारी मूछें कुदरती काली रखेगा। यह बात आम खिजाब में नहीं। लगाओ और देखो। नाले पंगा। तभी चाचा चौधरी के हाथ में थमा थैला खुल जाता है। ओहो, थैला खुल गया और उसमें से चूहा उछलकर बवीरा के ऊपर कूद पड़ता है। चूहा! सारा लोशन बवीरा के बालों पर गिर पड़ता है। मैडम, लोशन पड़ने से तुम्हारे बाल काले हो गए। पहले इसको दूर हटाओ। इससे डरने की जरूरत नहीं, यह प्लास्टिक का है। ओह, मैं गंजी हो गई। मगर यह तुम्हारा आविष्कार किया हुआ अपना लोशन था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाय, मेरे घुंघराले और मुलायम बाल। समझाने की जरूरत नहीं, मैं शुरू में ही जान गया था कि अगर यह स्थायी काले बाल करने का लोशन होता तो सबसे पहले तुम अपने बाल रंगती और जवान हो जाती। इसलिए मैंने यह प्लास्टिक का चूहा उछाला था और तुम अपने ही हाथों मात खा गई। चाचा चौधरी! बवीरा वापस चल देती है। मेरी बहन सिसके घर चलो।
मैं उस बूढ़े खूसट को नाक को चने चबवा दूंगी। बवीरा की बहन। सिस, मैं चाचा चौधरी से बाजी हार गई। घबराओ नहीं प्यारी बवीरा, पहली इनिंग में आउट हो जाने से क्रिकेट में हार जीत का फैसला नहीं हो जाता। अभी तुमने दूसरी पारी खेलनी है। यह लो मेरा बनाया हुआ स्प्रे लोशन, उस बुढ़े पर छिड़क दो। निर्दयी औरतों, शर्म करो। स्प्रे से एक निर्दोष आदमी का चेहरा बिगड़ जाएगा। बहन, तुम्हारा पति आजकल ज्यादा बड़बड़ाने लगा है। तुम्हें बकवास करने की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये लो। सिस अपने पति के चेहरे पर स्प्रे करती है और ओह, मेरा चेहरा बदसूरत हो गया। चलो चाचा चौधरी के घर। इधर चाचा चौधरी, पंखों की कंपनी ने मुझे ये पेडेस्टल देकर उपकार का काम किया है। इसके तार में यह बटन लगा है जिससे पंखा चलाया जा सकता है। तभी बवीरा घर के अंदर प्रवेश करती है। चौधरी, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। मैं यह स्प्रे छिड़क कर तुम्हें हमेशा के लिए बदसूरत बना दूंगी। बवीरा जैसे ही स्प्रे करती है, चाचा चौधरी पंखे का बटन ऑन कर देते हैं। तुम कुछ ज्यादा गुस्से में लग रही हो। बैठो, पंखा चला दिया है, हवा खाकर ठंडी हो जाओ। सारा स्प्रे उलट कर बवीरा के मुंह पर ही गिर जाता है। ओह, तेज हवा से स्प्रे लौटकर मेरे चेहरे पर आ गिरा और बवीरा बदसूरत हो जाती है। पंखा बंद करो। चाचा चौधरी, बदसूरती के लोशन बनाने की बजाय महिला को खूबसूरत बनाने वाले क्रीम पाउडर बनाने में अपना ज्ञान लगाओ तो बेहतर रहेगा। चाचा चौधरी और शूट करने वाली दाढ़ी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई जुर्म करे और पकड़ा ना जाए? साबू, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है, कोई जल्दी कोई देर से। अगर मुजरिम बहुत चालाक हो और सारा काम बड़ी सफाई से करे तो भी वह कहीं ना कहीं गलती कर जाता है और ये उसको पकड़वाने में कारगर सिद्ध होती है। तभी एक आदमी उनके सामने आता है। आप आगे ना जाइए, वहां दाढ़ी शूट खड़ा है जो राहगीरों को लूट लेता है। उसने मुझे भी लूट लिया। तुम तो काफी ताकतवर लगते हो, फिर कैसे मात खा गए? क्या उस बदमाश के हाथ में बंदूक है? उस डाकू के दोनों हाथ कटे हुए हैं। ये बात सुनकर साबू हंस देता है। हा 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 हा, तुम एक हाथ कटे से लुटाए? ये हंसने की बात नहीं है। डाकू दाढ़ी शूट ने मुझ पर गोली चलाई, पर मैं बच गया। इससे पहले कि वह दूसरी गोली चलाता, मैंने सारा धन उसके आगे रख दिया। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। सुनो, मैं पहलवान धोबी पटक हूँ। शहर में दंगल था। लाखों की भीड़ के सामने मैंने सबसे नामी पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने खुशी के मारे मुझे कंधे पर उठा लिया और 1 लाख रुपया भेंट किया। मैं इन रुपयों से पौष्टिक खुराक खाऊंगा ताकि अगला रुस्तम हिंद का खिताब जीत सकूं। तभी रास्ते में एक दाढ़ी वाला बदसूरत और नाटा आदमी मेरे सामने आया। वह बैग नीचे रख दो। इस वक्त चिल्लड़ जेब में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर भीख दे देता। मैं भीख की नहीं, उस बैग की बात कर रहा हूँ। गीदड़, शायद तुम नहीं जानते तुम किससे बात कर रहे हो। एक बार गलती से एक चोर मेरे घर में घुस आया था। मैंने उसकी इतनी हड्डियां कड़काई कि उसने तय किया कि दोबारा कभी वह पहलवान के घर में सेंध नहीं लगाएगा। तुम शायद मरना चाहते हो। तुम्हारे तो दोनों हाथ नहीं है, तुम शरीर पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। तभी गोली का एक धमाका हुआ
और गोली मेरे कान के पास से गुजरी। जो काम मेरे हाथ नहीं कर सकते वो मेरी दाढ़ी करती है। वह वार्निंग शॉट था। मैंने चुपचाप अपना बैग उसके पैरों में रखा और वहां से भाग लिया। बाप रे, दाढ़ी है या दो नाली। मैं वहां से भागा तो यहाँ आकर ही सांस ली। सचमुच तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है। दाढ़ी पिस्तौल की तरह फायर करे, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। इतना कहकर चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। जो कुछ मैंने कहा क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? तभी रास्ते में उनको कुछ और लोग मिले। वापस चले जाओ, आगे दाढ़ी शूट डाकू खड़ा है। उसने मेरे सारे रुपए छीन लिए। उसने मेरे जेवर ले लिए। मुझे लूट लिया। साबू, ये दाढ़ी शूट जल्दी ही करोड़पति बन जाना चाहता है। चाचा चौधरी और डाकू दाढ़ी शूट, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मुझे अमीर बनाने में तुम भी सहयोग दो और जल्दी से जेबें ढीली करो। हमसे शायद तुम्हें चंदा ना मिले। चाचा चौधरी की बात सुनकर डाकू दाढ़ी शूट को गुस्सा आ जाता है। बदतमीज, जबान लड़ाता है। चूहे, तेरी ये हिम्मत! साबू दाढ़ी शूट की ओर बढ़ता है। तुमने बहुत लोगों को लूटा और सताया है। मैं तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगा। लेकिन दाढ़ी शूट साबू पर फायर कर देता है। ओह! तुमने मेरा गुस्सा और भी भड़का दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मसलने जा रहा हूँ। नहीं साबू, इसे मत मारना, इसे जमीन पर उतारो। साबू डाकू दाढ़ी शूट को जमीन पर उतार देता है। तुम्हें चाचा चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद उन्हें तुम्हारी टूटी बाजुओं पर रहम आ गया है। किन बाजुओं की बात करते हो साबू? ये तो नकली हैं। प्लास्टिक की चमक दूर से दिखाई दे जाती है। साबू चौंक जाता है। दाढ़ी से गोलियां चलने का रहस्य? चाचा चौधरी डाकू दाढ़ी शूट की दाढ़ी उठाते हैं। वह इसके असली हाथ हैं, जो पिस्तौल थामे रहते थे। जब पिस्तौल चलती थी तो लगता था गोलियां दाढ़ी से आ रही है। दाढ़ी तो घनी और लंबी है। वह भी नकली है साबू। दरअसल यह आदमी गंजा है। तुमने लोगों से छुपा धन कहाँ छुपाया है? डाकू दाढ़ी शूट उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ता है। जब सारा भेद खुल गया तो रुपए पैसों के बारे में भी बता दूं। आओ मेरे साथ, गुफा के अंदर चलो। गुफा के अंदर? तुम तो काफी धन इकट्ठा कर चुके थे। इन सब की गठरी बांधो। थोड़ी देर के बाद, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस थाने। चाचा चौधरी और शहंशाह चक्कर में। एक दिन एक बीच पर, शहंशाह, तुम्हारी ये ठाट, टेरिलिन की शर्ट, इंपोर्टेड चश्मा और कीमती सिगार। तुम तो पॉकेट मार थे, लॉटरी निकल आई है। खचरो, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है। दफ्तर कहाँ है? यहीं। मगर मुझे तो आसपास किसी दफ्तर का बोर्ड नहीं दिखाई देता। अच्छा, समझ गया। समुद्र से नमक निकालने या स्टीमर चलाने का ठेका ले लिया होगा, तभी तुम हमेशा यहीं खड़े दिखाई देते हो। नहीं, ये बात नहीं है। जो लोग अकेले समुद्र में नहाने आते हैं, मैं उनके कपड़े उठाकर भाग जाता हूँ। कपड़ों की जेबें खाली करके उन्हें बाजार में बेच देता हूँ। धंधा चल निकला है। तभी उन्हें चाचा चौधरी और साबू आते दिखाई देते हैं। ठहरो, कुछ क्लाइंट्स इधर आ रहे हैं। चाचा चौधरी और साबू, साबू, समुद्र शांत है, आओ 2-4 डुबकियां लगा दें। चाचा चौधरी अपने कपड़े और सामान वहीं रेत पर रख देते हैं। जो समुद्र में नहाने का लुत्फ है, वह म्यूनिसिपैलिटी के नल में कहाँ? साबू, पता नहीं चाचा जी कानों में क्या लगा रहे हैं। कानों में पानी ना भर जाए।
इसलिए कॉर्क लगा रहे होंगे। चाचा चौधरी समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। वाह, ठंडी हवा और शीतल जल। चाचा जी, क्यों ना पानी के अंदर डुबकी लगाई जाए। ठीक है साबू। और वो दोनों समुद्र के पानी में डुबकी लगा जाते हैं। इधर शहंशाह। यही मौका है। खचरू, भागो। इससे पहले कि वो दोनों पानी की सतह पर आए, हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए। एक गुप्त जगह पर पहुंचकर ये दरी उठाओ। नीचे तुम्हें एक बोर्ड मिलेगा, उसे भी उठाना। शहंशाह तहखाने में घुस जाता है। खचरू, तहखाने में आ जाओ। ये सबसे सुरक्षित जगह है। कपड़ों की जेबें टटोलो। जितने पैसे हो निकाल लो। खाली कपड़े चोर बाजार में बेच देंगे। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, गहरे पानी की पैठ अच्छी रही, अब तट पर चलें। तट पर पहुंचकर चाचा जी, आपके कपड़े नदारद हैं। अब आप घर कैसे जाएंगे? अरे, आपको कपड़े खो जाने की जरा भी फिक्र नहीं। आप तो ऐसे निश्चिंत बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इधर शहंशाह और खचरू। शहंशाह, इस पैंट की जेब से एक घड़ी निकली है, कीमती लगती है। साबू, आओ। और फिर अगर 1 मिनट में तुम मेरे कपड़े और घड़ी लेकर ऊपर ना आए तो मैं हमेशा के लिए तहखाने का दरवाजा बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। हम आते हैं। ये रहे तुम्हारे कपड़े। आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा। तुम कैसे पहुँच गए? मेरी पैंट की जेब से जो घड़ी तुमने निकाली उसमें एक छोटा सा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर फिट है। मेरे कानों में जो प्लग है ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर है। इनकी वजह से मुझे पता चलता है कि घड़ी कहाँ है। आए? चाचा चौधरी और आंखों की दवाई। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, मैं नत्थू की टाल पर लकड़ी काटने जा रहा हूँ। ठीक है साबू, उससे तुम्हारा व्यायाम हो जाएगा और नत्थू की लकड़ी कट जाएगी। तभी कहो कबीर राय, कोई नई कविता लिखी? नहीं चाचा जी, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। कविता लिखना छूट गया है। तुम ओजस्वी कवि हो, चश्मा क्यों नहीं लगा लेते? डॉक्टर का कहना है कि मेरी आंखों में बीमारी लग गई है। चश्मा बीमारी का इलाज तो नहीं। चाचा चौधरी उसको वहीं रोककर अपने घर के अंदर जाते हैं। 1 मिनट ठहरो, मेरे पास दवाई है, उसे मैं अंदर से लाता हूँ। लो, ये दवाई वज्रदेव ने हिमालय की जड़ी बूटियों से बनाई थी और मुझे दी थी। इस लोशन की एक एक बूंद दोनों आंखों में डालो। कबीर राय दवाई की एक एक बूंद अपने दोनों आंखों में डालता है और फिर चमत्कार, मेरी आंखें ठीक हो गई। मैं पढ़ सकता हूँ। धन्यवाद चाचा चौधरी, अब मैं फिर से कविता लिख सकूंगा। तुम्हारी आंखों की रोशनी 100 साल तक भी कमजोर नहीं होगी। एक दूसरी जगह है, जादूगर गगनबश। सुग्गा, जादू के खेल दिखाकर थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने में कुछ नहीं रखा। कुछ ऐसा धंधा करें जिससे हम एकदम अमीर हो जाएं। चाचा चौधरी के पास आंखों की ऐसी दवाई है जिसका एक कतरा डालने से आदमी की निगाह 100 साल तक खराब नहीं होती। अंधे हो रहे आदमी को अगर ये पता चल जाए कि दवाई डालने से उम्र भर के लिए उसकी आंखों की ज्योति मध्यम नहीं पड़ेगी तो वो एक बूंद दवाई के लिए 10,000 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। वह मिलेगी कैसे? साधु का भेष बनाकर जाओ। गगनबश अपने तिलस्मी ग्लोब के पास जाता है। तिलस्मी ग्लोब, दिखाओ साबू कैसा है। और साबू की तस्वीर ग्लोब पर उभर आती है। सचमुच यह प्रभावशाली प्राणी है। जम जम, मुझे साबू बनाओ।
और जादूगर गगनबश साबू के रूप में बदल जाता है। गगनबश, तुम बिल्कुल साबू लगते हो। वो दोनों चाचा चौधरी के घर की तरफ चल देते हैं। चाचा चौधरी के पास वह दवाई कितनी होगी? पूरी शीशी भरी है। तब तो मैं लखपति बन जाऊंगा। एक बूंद 10,000 रुपए की बेचूंगा। साबू चाचा चौधरी का विश्वास पात्र है। वह इतना लंबा चौड़ा क्यों है? साबू जुपिटर का वासी है। एक बार वह पृथ्वी पर आया था, तब से चाचा चौधरी के पास रहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब तो चाचा चौधरी आंखों की दवाई जल्दी मुझे थमा देगा। अभी से मन में लड्डू मत फोड़ो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। उसे मात देना मुश्किल है। मुश्किल को आसान बनाना गगनबश का काम है। वह सामने चाचा चौधरी का घर है। वह लाल पगड़ी पहने होगा। मैं चला। चाचा चौधरी, साबू तुम आ गए। रास्ते में एक असहाय बूढ़ा आदमी मिला। अगर उसकी आंखों में दवाई न डाली तो वह अंधा हो जाएगा। मुझे दवाई दीजिए, जाकर मैं उसकी आंखों में डाल आता हूँ। साबू, जरा अपना वह हथौड़ा उठाकर मकान के पिछवाड़े रख दो। जादूगर गगनबश हथौड़े को उठा लेता है। ठीक है, मैं इसे पिछवाड़े रख कर आता हूँ। तब तक आप दवाई लाइए। नहीं, इसे अब पिछवाड़े में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अजीब आदमी हो, कभी कहते हो इसे वहाँ रखाओ, कभी नहीं रखो। मैं देखना चाहता था कि तुम असली साबू हो या नहीं। साबू दाएं हाथ का व्यक्ति है, जबकि तुमने हथौड़े को बाएं हाथ से उठाया है। अगर तुमने आंखों की दवाई मेरे हवाले ना की तो मैं हथौड़े से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अब तुम वो भी नहीं कर सकते। पीछे देखो। पीछे पलटते ही जादूगर गगनबश चौंक जाता है। साबू, मेरा हमशक्ल। लेकिन वह असली है। वह हथौड़े से हमला करने की तैयारी करता है। मैं हथौड़े से असली साबू को भी मार सकता हूँ। साबू का एक जोरदार घूसा। ओह! देखा, ये है दाएं हाथ का इस्तेमाल। एक ही मुक्के में वो अपने असली रूप में आ गया। गगनबश, क्या तुम्हें अभी आंखों की दवाई चाहिए? नहीं, मुझे गाल की सूजन मिटाने के लिए मरहम चाहिए। चाचा चौधरी, गोमा और बिनू आए। एक दिन मार्केट में। गोमा, हमने अच्छा किया जो कॉलेज से गोता मार दिया। बिनू, क्लास में बैठकर प्रोफेसरों के नीरस लेक्चर सुनने का अपने में धैर्य कहाँ? पुर्तगाली वास्को दा गामा ने कैप ऑफ गुड होप का चक्कर क्या लगाया, हमें हमेशा के लिए चक्कर में डाल गया। आज सारा दिन मस्ती मारेंगे और दिल बहलाएंगे। जब कॉलेज की छुट्टी का समय हो जाएगा तब घर चले जाएंगे। हमारे माँ बाप समझेंगे कि होनहार बेटे पढ़कर आ रहे हैं। इधर सड़क पर ओह, गाड़ियों की बेशुमार आवाजों से लगता है कि इस सड़क पर बड़ा ट्रैफिक है। मैं देख नहीं सकता, उस पार कैसे जाऊंगा। गोमा, आओ सूरदास से थोड़ी मस्खरी करें। आइए, मैं आपको सड़क पार करा दूं। भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे चाय पीने होटल में जाना है। थोड़ी दूर लाकर बीनू उसे छोड़ देता है। हम सड़क पार आ गए, जाइए, होटल सामने है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वह अंधा व्यक्ति कीचड़ में गिर जाता है। ओह, बचाओ, मैं कहाँ गिर गया। एक बूढ़ी औरत। एक बुढ़ापा, ऊपर से अस्थमा की बीमारी। अगर डॉक्टर से दवाई न लानी होती तो मैं घर से ना निकलती। चलते चलते थक गई, यहाँ थोड़ा आराम कर लूं। इधर गोमा और बिनू। सामने देखो, बुढ़िया, क्यों ना उससे दिल लगी की जाए। वह हमारे पीछे भाग नहीं सकती। बुढ़िया,
ये छड़ी क्या बच्चों को मारने के लिए रखती हो? नहीं बेटा, एक जमाना था जब मैं जवान थी, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। तब मैं सर्कस की कलाकार थी। लाखों दर्शकों के सामने बिना संतुलन खोए रस्सी पर चलती थी। अब ये हाल है कि इस छड़ी के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती। बुढ़िया, हम तुम्हें एक बार फिर बगैर छड़ी के चलता देखना चाहते हैं। बेटा, अब ये संभव नहीं। संभव है। अगर ये छड़ी ही ना रहेगी तो तुम खुद ब खुद चलोगी। इतना कहकर गोमा छड़ी को तोड़ देता है। तुमने मेरा सहारा क्यों तोड़ दिया? अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी? दादी, आओ, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। बेनो, अब ऐसा मजाक करेंगे जिससे पैसों का लाभ भी हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है गोमा। तभी उनकी नजर चाचा चौधरी पर पड़ती है। देखो, वह आदमी खड़ा है। अगर हम उसकी पगड़ी उतार ले तो उसे बेचकर मैटिनी शो के पैसे हो जाएंगे। अबे बच गए। वो आगे बढ़कर चाचा चौधरी की पगड़ी झपट लेता है। ये पगड़ी तुम्हें नहीं जचती, हम इसे ले जा रहे हैं। आए, लेकिन रॉकेट उनको घेर लेता है। आए, आए, और वो दोनों आगे आगे और रॉकेट उनके पीछे पीछे। वह पीछे आ रहा है। भागते भागते दोनों एक बड़ी सी इमारत में घुस जाते हैं। उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। इस हवेली में घुस चलो। हवेली के अंदर बचाओ। ये तो गया काम से। साबू, तुम कौन हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। चाचा चौधरी की पगड़ी लेकर क्यों आए? हम कॉलेज से भागे हुए विद्यार्थी हैं। पढ़ाई से जी चुराना अच्छी बात नहीं, वापस जाओ। इतना कहकर साबू उन्हें हवा में उछाल देता है और वो दोनों सीधा अपने कॉलेज में जाकर गिरते हैं। हाय, कमर टूट गई। चाचा चौधरी पगड़ी ले आए। चाचा चौधरी और जादूगर। डाकू गोबर सिंह जादूगर पताशा के पास। जादूगर साहब, एक मेरा भी काम कर दो। बोलो। चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है। जो मांगोगे दाम दूंगा। वह चूहा, उसे तो मेरी ये छड़ी मिनटों में ठिकाने लगा देगी। पर जहां मेरी बंदूकें और तलवारें फेल हो गई, वहां ये मामूली छड़ी क्या करेगी? कमबख्त, हमें चैलेंज करता है। ये छड़ी मामूली नहीं, जादुई छड़ी है। देखो। इतना कहकर जादूगर पताशा अपनी जादुई छड़ी से इशारा करता है। बन जा गधा। और गोबर सिंह गधा बन जाता है। अब तुम जाओ, घास चरो। मैं चाचा चौधरी को देखता हूँ। रास्ते में चाचा चौधरी, अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। गधा बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मिस्टर पताशा, ये क्या कर रहे हो? वह मेरा जुड़वा भाई छज्जू है। आई नहीं, वह मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी मैं ही हूँ। नहीं, वह झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। नहीं, मैं। जादूगर पताशा परेशान हो जाता है। ये क्या झमेला है? तभी चाचा चौधरी की एक पहचान है। क्या? इधर आओ, कान में बताऊं। जादूगर पताशा चाचा चौधरी के पास अपना कान कर देता है। लो, बताओ। अचानक चाचा चौधरी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देते हैं। यह लो। जादूगर पताशा जमीन पर गिर जाता है और उसकी छड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है, जिसे चाचा चौधरी उठा लेते हैं।
इसका सारा जादू इस छड़ी में है। चाचा चौधरी छड़ी को घुमाते हैं। पताशा बन जा गधा, और पताशा गधे में बदल जाता है। छज्जू भाई, इसे कल्लू धोबी को दे आओ, ये उसके काम आएगा। चाचा चौधरी और जेल का पंछी। जेल के बाहर गश्त करता सिपाही। कैदी लोटन बड़ा चालाक है, मुझे होशियारी से पहरा देना चाहिए। अंदर कैदी लोटन भागने की योजना बना रहा है। दीवार ऊंची है, मैं नहीं फांद सकता, ये पत्थर काम आएंगे। कैदी लोटन पत्थर लाकर वहां रखना शुरू करता है। अब ये काफी ऊंचे हो गए हैं। लोटन उन पत्थरों पर चढ़कर दीवार फांद जाता है। हुर्रे! और वहां से 9 2 11 हो जाता है। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उधर जेल के अंदर से आवाज आई है। लगता है कोई गड़बड़ है। अंदर घुसते ही सिपाही चौंक जाता है। अरे, चालाक लोटन चकमा देकर भाग गया, अब क्या होगा? उधर लोटन काफी दूर निकल गया। अरे साबू, ये तेरे हाथ में क्या है? रॉकेट, इसको सहारा देने के लिए बोतल नहीं मिल रही। फिक्र ना करो, मैं रॉकेट को थामता हूँ। लोटन रॉकेट को थाम लेता है। लो, अब तुम आग लगाओ। साबू पलीते में आग लगाता है और रॉकेट लोटन को लिए हवा में उड़ जाता है। ओह! और हवा में उड़ता हुआ रॉकेट लोटन को लिए सीधा जेल के अंदर गिरता है। सत्यानाश! ये तो मैं वापस जेल में ही आ गिरा। चाचा चौधरी और साबू कहाँ से आ रहे हो? एक भागे हुए कैदी को वापस जेल भेजकर, चाचा जी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो आदमी कैदी है? उसके लिबास से। साबू। चाचा चौधरी और साबू काम पर। एक दिन सुबह सुबह साबू अपना हथौड़ा उठाकर घर से बाहर चल दिया। अरे साबू, कहाँ जा रहे हो? कोई काम ढूंढने, चाचा जी। कमबख्त, हथौड़ा हाथ में लेकर जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। अजी, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ देखो, कहीं वो कुछ कर न दे। चाचा चौधरी तुरंत साबू के पीछे दौड़ लगाते हैं। अब तक तो वो लंबू कहीं का कहीं पहुंच गया होगा। साबू, कहो गुलाबदीन, उदास क्यों हो? अरे साबू भैया, तू आ गया तो अच्छा हो गया। मैंने अपने प्लॉट के चारों तरफ ये खंबे गाड़ने हैं, मुझसे अभी तक एक भी नहीं गाड़ा गया। फिक्र मत करो, तुम खंबे को पकड़ो, मैं उस पर हथौड़ा मारता हूँ, मिनटों में सारे गड़ जाएंगे। गुलाबदीन एक खंबे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। लो, आने दो। साबू हथौड़े का वार करता है और खंबे को जमीन में गाड़ देता है। वाह, अब दूसरा गाड़े। गुलाबदीन दूसरा खंबा पकड़कर खड़ा हो जाता है। साबू एक बार फिर हथौड़ा चलाता है। उई! साबू चौंक जाता है। है? पहले तो ऐसी आवाज नहीं सुनाई दी थी। चाचा चौधरी, अरे वही हुआ जिसका डर था, जरा उधर देख। है? आए! साबू।